नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई है। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर दोबारा न हो पाए। महामारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लागू करने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय बुरी तरह से प्रभावित होंगे। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने तय किया है कि प्रवासी कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है। इस बिल के मुताबिक प्रवासी भारतीयों की संख्या कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यह बिल संबंधित समिति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। अगर यह कानून पेश हो जाता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ के प्रवासी समुदाय में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस शुभ तारीख का जब भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। अब निर्माण कार्य के श्री गणेश का एक और मुहूर्त निकला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा या विजयदशमी के आसपास भव्य समारोह के बीच भूमि पूजन किया जा सकता है। पिछले 26 जून को हुई महत्वपूर्ण बैठक में हुए निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र भेजा जा चुका है। उनकी ओर से हरी झंडी मिलने के संकेत के साथ ही भव्य समारोह की तैयारी शुरू हो जाएगी। वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ चुका है, जबकि दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों देशों में पहले से तनाव रहा है। शनिवार को अमेरिका के 2 युद्धपोत ने अभ्यास किया। अब चीन की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाले अखबार ने लिखा है कि चीन की सेना के पास युद्धपोत को नष्ट करने के लिए काफी खतरनाक हथियार हैं। इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है। दुनिया भर में संक्रमण के 1,80,000 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 1,15,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 3,600 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। अब कुल मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 5,36,000 से ज्यादा हो गया है। मध्य प्रदेश के नवगठित शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का ऐलान आज शाम सोमवार को हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के साथ मैराथन बैठकों में मंत्रिमंडल सहयोगियों के विभागों का फैसला कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठकों में पोर्टफोलियो फाइनल किए गए। हालांकि विभागों के बंटवारे का ऐलान मुख्यमंत्री भोपाल में खुद सोमवार शाम को कर सकते हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे द्वारा कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में योगी सरकार पर सवाल उठाया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है, लेकिन अब उत्तम प्रदेश पुलिस के खून से लथपथ हो गया है। यह पूरे देश के लिए एक झटका है। शिवसेना ने कहा कि 40 साल बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को गुंडे इस तरह से मार सकते हैं तो योगी महाराज के उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने साहसिक प्रयास किए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश में वायरस के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा कि महामारी, नोटबंदी और जीएसटी से जुड़ी विफलताएं भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन का विषय होंगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल एक के बाद एक सवाल खड़े कर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी राहुल गांधी को उन्हीं के अस्त्रों से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराना जारी रखते हैं। बीजेपी जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी एक गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हैं जहां समिति मायने नहीं रखती। कांग्रेस में कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।